हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसी का ये पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड प्रेशर। क्लियर है? तो हम देखते हैं क्या होता है ब्लड प्रेशर और कितने प्रकार का होता है, ये कैसे इसको नापते हैं और इसकी जो वैल्यूज है वो क्या सिग्निफाई करती है हेल्थ के लिए, क्यों जरूरी है इसकी वैल्यूज को नापना। क्लियर है? चलिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। 4 इसके चेम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं ऊपर की तरफ और 2 वेंट्रिकल्स हैं नीचे की तरफ, जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, ऑरिकल्स थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, अभी जब भी ये हार्ट पंपिंग एक्शन के द्वारा ब्लड पंप करता है तो वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे जो बड़ा आर्टरी है हमारी ह्यूमन बॉडी की, एओर्टा, उसके अंदर ब्लड को पंप करती है। ठीक है, एओर्टा में से 2 मेन आर्टरीज निकलती हैं जो कि हमारी प्रत्येक भुजा में, आर्म में चली जाते हैं। इस आर्टरी को बोलते हैं रेडियल आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है? चलिए, अब जब भी वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा मतलब जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो होता है वो रेडियल आर्टरी में पुश होता है। उस वक्त हम हमारे बाजू में, आर्टरी में जो भी प्रेशर लगता है, ब्लड का आउटवर्ड प्रेशर, उसको हम नापते हैं एक डिवाइस की मदद से। डिवाइस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर और वो जो नापा गया प्रेशर है उसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। ये तब नापते हैं जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल में होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं और ये हायर साइड में आता है थोड़ा सा प्रेशर। इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो है 120 mm ऑफ एचजी। ऑन द अदर साइड, जब हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है, फैल रहा है, तो ब्लड पंप नहीं होता, आर्टरी के अंदर पंप नहीं होता, तो दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है। कम हो जाता है तो इसकी वैल्यू जो नॉर्मल पर्सन के लिए है वो लगभग आती है 80 mm ऑफ एचजी, और ये कहलाता है हमारा क्या, डायस्टोलिक बीपी। क्लियर है? तो देख लेते हैं क्या चीज है ये। द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ब्लड का दबाव, आउटवर्ड दबाव, एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज की वॉल पे जो लगाया जाता है, यही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो आर्टरी की जो वॉल है उस पर आउटवर्ड प्रेशर जो लगता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर। और इसको हम नापते किस में है, आर्म में मौजूद हमारी जो रेडियल आर्टरी है उसके अंदर नापा जाता है। और ये कहां से निकलती है रेडियल आर्टरी, एओर्टा से निकलती है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ी आर्टरी जो है, जो कि हार्ट से निकलती है, वो है एओर्टा। क्लियर? और एओर्टा से निकलती है रेडियल आर्टरी। ठीक, और बीपी को जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से नापते हैं वो कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसकी बहुत बार बच्चे स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो इसको प्रोनाउंस भी सही तरीके से करेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये 2 प्रकार का आता है, एक डिजिटल भी आता है आजकल मॉडर्न जमाने में, और एनालॉग भी आता है। ठीक है, तो उसमें एनालॉग वाले में देखा होगा एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता है जिसको हम अपनी बाजू पे रैप कर देते हैं, डबल लेयर्ड, और उसके अंदर एक ट्यूब, इट इज प्रोवाइडेड विद ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, रबर का जो होता है, और उसको बार बार पंप करके, हम पुश करके, प्रेस करके हम हवा भर लेते हैं हमारी बाजू के चारों तरफ, जो कपड़ा लिपटा है, और फिर वो टाइट हो जाता है। और उसके बाद क्या है, जब प्रेशर फील होगा हमको बाजू पे, तो हमारा जो ब्लड है जब आउटवर्ड प्रेशर डालेगा आर्टरी की वॉल पे, तो वो प्रेशर जो है वो एयर की ट्यूब के थ्रू मर्क्यूरी कॉलम तक पहुंचता है, और मर्क्यूरी ऊपर नीचे राइज करता है एक स्केल के अगेंस्ट में। ठीक है, और फिर क्या है, ऊपर जब पहुंचेगा तो ये नॉर्मल वैल्यू 120 होनी चाहिए, नीचे जब गिरेगा तो ये नॉर्मल वैल्यू 80 होनी चाहिए। क्लियर है? तो 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर हो गया। सिस्टोलिक बीपी, क्या है ये सिस्टोलिक बीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का वो प्रेशर जो कि कब होगा आर्टरियल वॉल पे, व्हेन द ब्लड इज बीइंग पंप्ड इनटू देम बाय द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब सिस्टोल के समय वेंट्रिकल जब सिकुड़ रहे हैं उस समय ब्लड पंप होता है कहां, आर्टरी के अंदर, उस वक्त ये प्रेशर हायर होगा। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी ह्यूमन बीइंग्स के लिए 120 mm ऑफ एचजी। ठीक है, ओके। अब कई लोगों में देखा गया है कि उनके खान पान का तरीका ऐसा है, ज्यादा फैटी चीजें खाएंगे, चिकनाई वाली चीजें खाएंगे, तो कई बार क्या है, उनका बीपी थोड़ा हायर हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं। जिनको ज्यादा फैटी तला हुआ फास्ट फूड खाने की आदत है, तो उसमें फैट्स के डाइजेशन के बाद में एक सॉलिड चिपचिपा अल्कोहल बनता है बॉडी में, जो कि अनहेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये चिपचिपा है और ये क्या धीरे 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 आर्टरीज की जो अंदर वाली वॉल है उसके अंदर जाके चिपक जाता है। तो आर्टरी का लूमेन, लूमेन मतलब अंदर की जो खोखली कैविटी है, वो वीन्स के मुकाबले पहले से ही पतली होती है, नैरो होती है, और अगर इसके अंदर और ज्यादा कुछ चीज चिपक गई कोलेस्ट्रॉल जैसी,
तो और भी ज्यादा क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो इससे ब्लड का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कुछ कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं जहां पे कंप्लीटली ब्लॉक ही हो जाती है और ब्लड फ्लो पूरी तरीके से बाधित हो जाता है, रुक जाता है और ऐसी अवस्था का नतीजा क्या होता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन बंद हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। और आर्टरी का जो ब्लॉकेज है जिसके कारण ये हार्ट अटैक हुआ, उस ब्लॉकेज को बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्लियर है? तो ये तो था हमारा सिस्टोलिक बीपी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है डायस्टोलिक बीपी। क्या है ये? तो डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ एनी ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट। तो जब हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो रहे हैं और ब्लड पंप नहीं हो रहा है, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, रेडियल आर्टरी के अंदर, उस वक्त जो प्रेशर नापा जाएगा वो थोड़ा कम होगा, उसी को हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। द प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन आर्टीरियल वॉल व्हेन वेंट्रिकल्स आर अंडरगोइंग डायस्टोल, ये कहलाता है डायस्टोलिक बीपी। नॉर्मल इसकी वैल्यू हो गई 80 mm ऑफ Hg और अगर कई बार इस वैल्यू से नीचे ज्यादा गिर जाता है तो इसी कंडीशन को हम डिप्रेशन भी कहते हैं और इसमें अचानक से हमारे जो शरीर है उसका तापमान कम होने लगता है, पर्सन होश खो देता है। ठीक है? तो अगर मान लो पर्सन का बीपी अचानक से डाउन हो जाए, शरीर का तापमान गिरने लगे, तो एक सिंपल सी होम रेमेडी, उसको एक नमक का घोल वाला पानी पिला दिया जाए तो बीपी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है? अब हम देखेंगे बीपी जो है यदि लो हो जाए तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है लो बीपी का, फिर हाई का भी देखेंगे बाद में। ठीक है? चलिए, लो बीपी का मतलब होता है ब्लड जो होता है वो उचित मात्रा में ऑर्गन्स और टिश्यूज तक नहीं पहुंच रहा, कम मात्रा में पहुंच रहा। ब्लड कम मात्रा में पहुंच रहा है तो जाहिर है वो ऑक्सीजन जो लेके जा रहा है वो भी थोड़ी कम लेके जाएगा। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है उसको उचित मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे वो सेल्स और फिर टिश्यूज और फिर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पर्सन फेंट हो जाएगा, क्विकली बेहोश होकर गिर जाएगा। ठीक है? तो उसका नतीजा ये है। ठीक है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हाई बीपी जो है उसका क्या प्रभाव होता है बॉडी पे। तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से क्या हो जाता है, अचानक से चेस्ट में एक तेज दर्द होगा। ठीक है? उसके बाद बहुत ज्यादा थकान होती है पर्सन को, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा जल्दी आता है पर्सन को, हाइपर हो जाता है वो। ठीक है? एंड कभी कभी सीरियस केसेस में पर्सन को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये था हाई बीपी के प्रभाव क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी पर। ठीक है? अब हाई बीपी जो होता है नॉर्मली वो किन किन कारणों से हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो उसका जो मेजर कारण है वो है ओवर ईटिंग, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना, इससे कई परेशानियां आ जाती है। हाई बीपी मेन उसमें फैक्टर। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, हम अगर बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं या फिर जंक फूड जो कि बहुत ही लो न्यूट्रिशन वैल्यू का होता है वो खाते हैं मार्केट में मिलने वाला, तो इससे बीपी बढ़ जाता है। उसके बाद आता है हमारा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होता है चिंता, एंगर मतलब गुस्सा ज्यादा करना, एनवी मतलब द्वेष, ईर्ष्या रखना और कंफ्यूजन हो जाना, इन सबसे भी बीपी हो जाता है। उसके बाद आता है ईटिंग स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड का मतलब होता है ज्यादा मसालेदार या मसाले युक्त भोजन करना, पिकल्स, अचार वगैरह का ज्यादा प्रयोग करना या फिर बहुत ज्यादा मिठाइयाँ, शुगरी फूड खाना। ये चिपचिपी चीजें खाने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और क्या है, बीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों से भी बीपी बढ़ता है और पर्सन यदि सिर्फ खाने पे ही ध्यान दे और कोई शारीरिक मेहनत ना करे, एक्सरसाइजेज ना करे, उससे भी क्या है, ये बीपी बढ़ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो ब्लड प्रेशर है वो किस पर्सन ने सर्वप्रथम सबसे पहले नापा था। ठीक है? चलिए, तो पर्सन जो है जिसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर नापा था वो थे स्टीफन हेल्स। क्लियर है? और इन्होंने 1733 में ये ब्लड प्रेशर नापा था, वो भी घोड़ों का नापा था। क्लियर? चलिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, एक 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ जाता है कई बार। ठीक? चलिए अब हम देखते हैं इंटॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं। तो इंटॉक्सिकेंट शब्द में छिपा हुआ है टॉक्सिको। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीले, पॉइजनस। ठीक है? तो इंटॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं, वो जहरीले सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर को हानि पहुंचाते हैं। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, टोबैको, तंबाकू हो सकता है, अल्कोहल, शराब हो सकती है और कई प्रकार की जो आदत या लत लगा देने वाली जो ड्रग्स हैं वो हो सकती है। तो इसमें से अधिकतर किससे निकलती है, ओपियम। ओपियम मतलब होता है अफीम। ठीक है? तो उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, करीब 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स ड्रग कैटेगरी जो है वो निकलते हैं किससे, ओपियम से, अफीम से। और इसमें से कुछ मेन के नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या है वो, हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, एफिड्रीन। ठीक है? तो ये तो कुछ मेन एल्कलॉइड ड्रग्स हो गई जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है। इसके अलावा एलएसडी एक और ड्रग है, फुल फॉर्म इसका है
लाइसर्जिक एसिड डाइथिल अमाइड। तो स्पेलिंग पे गौर करेंगे, टेक्स्ट बुक्स में ये थोड़ी गलत प्रिंटेड है तो यहां से इसको नोट करेंगे। देन उसके बाद है भांग, देन चरस। ये सारी हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स हैं ये शरीर के लिए हानिकारक हैं, और यदि इनको कोई पर्सन रेगुलरली लंबे समय तक यूज करता है तो उसके ये आदी हो जाते हैं, लत पड़ जाती है, और इससे हमारे शरीर को परमानेंट नुकसान होता है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं हमारे देश में जो यंगस्टर्स हैं उनको एक बहुत बुरी लत है गुटखा खाने की। ठीक है, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं हानिकारक, वो सब जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं गुटखा जो होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। गुटखा कंटेन्स पीसेस ऑफ बीटल, बीटल होता है पान, पान के पत्ते, उसके पीसेस होते हैं, कट पीसेस। एराकनेट मतलब होता है सुपारी, लाइम मतलब चूना, कत्था रेड कलर का ये प्रोडक्ट है, एंड टोबैको पाउडर तंबाकू का चूर्ण। इन सबको मिक्सअप करके जो है वो गुटखा बनाया जाता है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो क्या प्रभाव होते हैं इसका कंटिन्यूस सेवन करने से? इट डिसकलर्स एंड डिफॉर्म्स टीथ। दांत जो है वो डिसकलर, बिल्कुल ब्राउनिश येलोइश कलर के हो जाएंगे, जगह जगह से उनका जो शेप है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाता है, गलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद मुंह का कैंसर हो सकता है इससे। उसके बाद इसके कंटिन्यूस यूज से क्या है, जो हमारे जबड़े की मसल्स है, जो कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स है, वो धीरे धीरे हार्ड होने लगती है, और जिसके कारण जो है पर्सन ढंग से अपना मुंह ओपन नहीं कर सकता। तो अगर कोई पर्सन मुंह ओपन करके अपने जो फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं वर्टिकल करके उसको अपने दोनों टीथ के बीच में, माउथ के बीच में रख पाए, तो इसका मतलब उसका प्रॉपर्ली ओपन कर रहा है। ठीक है, तो जो रेगुलर जो गुटखा यूजर्स हैं वो अपना मुंह ढंग से ओपन नहीं कर पाते, और ये जो कंडीशन है हार्डनिंग ऑफ जॉ मसल्स, ये कहलाती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्लियर है? स्पेलिंग गौर से इसको नोट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में आ जाता है कि विच कंडीशन अराइजेज ड्यू टू च्यूइंग ऑफ गुटखा। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि जो मिनरल माल न्यूट्रिशन है, अगर मिनरल्स की कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, अगर उनकी कमी आ जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हमारी बॉडी को हो सकते हैं, क्या क्या हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज या परेशानियां जन्म ले सकती हैं। चलिए हमारा जो पहला मिनरल है वो है आयरन। आयरन की यदि कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे क्या हीमोग्लोबिन बनना थोड़ा कम हो जाता है, और इससे अनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो पर्सन का जो फेस है, स्किन है, वो थोड़ी येलोइश होने लगती है। ठीक, और हमारा आई का जो व्हाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा, वो भी क्या होता है, येलोइश हो जाता है। ठीक, तो पहचान सकते हैं बहुत आराम से अनीमिया। देन उसके बाद कैल्शियम जो होता है वो हमारी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। तो अगर ये कम होगा हमारे शरीर में तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, छिद्रयुक्त हो जाएंगी, इजीली वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। क्लियर? इसी प्रकार से जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड जो मैंने बताया था नेक में होती है, उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी है। ठीक, अगर ये आयोडीन नहीं मिलेगा भोजन में उचित मात्रा में तो जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, और गले में लटक करके बाहर आ जाती है। इसी कंडीशन को हम गोइटर भी कहते हैं। देन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं इनकी कमी आ जाए शरीर में तो इससे डिहाइड्रेशन, शरीर में नमक पानी की कमी आ जाती है, पर्सन बहुत ही एक तरह से टायर्ड महसूस करेगा, ड्रेन्ड आउट महसूस करेगा, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है, शरीर का जो एक्टिविटी है कम हो जाएगी। ठीक है, एक्टिवनेस। देन फास्फोरस जो होता है कैल्शियम के जैसे ही, वो भी हमारी मजबूत हड्डियों के लिए चाहिए, ये कमी आ जाएगी तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जो तंबाकू है उसके सेवन से हमारे स्वास्थ्य पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तंबाकू जो है वो जिस प्लांट परिवार का सदस्य है उस प्लांट फैमिली को हम बोलते हैं सोलेनेसी। ये वही फैमिली है जिसको हमारा बैंगन बिलोंग करता है। ठीक है, तो बैंगन का सबको साइंटिफिक नेम पता है क्या है? सोलेनम मेलोंजेना। क्लियर है? सो उसी सेम फैमिली को ये टोबैको भी बिलोंग करते हैं, इसको हम कॉमनली नाइट शेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तंबाकू के जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल बैंगन के पत्तों के जैसे ही होते हैं। साइंटिफिक नेम जो तंबाकू का वो है निकोटियाना टैबैकम। ठीक है, यहाँ ये प्रिंटेड दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग जब इसको नोटबुक में लिखेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा कैसा, फर्स्ट जो हमारा जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्पीसीज स्मॉल लेटर से, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी करेंगे। क्लियर है? चलिए अब ये जो तंबाकू है इसको, इसकी जो पत्तियां हैं उसको फर्मेंट किया जाता है, उसको क्या सड़ाया जाता है बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, और फिर उस फर्मेंटेड लीव को लोग या तो सीधे डायरेक्टली चबाते हैं, किसके रूप में, खैनी के रूप में, और या फिर उसका पाउडर सुखा करके पाउडर बना करके गुटखा के कंपोजिशन के रूप में भी काम आता है, गुटखा बनाने के काम में भी ये आता है। ठीक है, कई लोग इसको डायरेक्टली स्मोक करते हैं बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, सिगार हो गया, चिलम या फिर हुक्का हो गया ग्रामीण इलाकों में। क्लियर है? तो देखेंगे
यदि हम इसको कंटिन्यूअसली यूज कोई पर्सन करता है तो उससे क्या क्या परेशानियां स्वास्थ्य पे आती हैं, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है, इफ च्यूड ओरली इट मे कॉज माउथ अल्सर और इवन कैंसर। चबाने पर मुंह का कैंसर हो सकता है या फिर मुंह में छाले पड़ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा ये टोबैको है, तंबाकू, इसके अंदर एक हार्मफुल एल्कलॉइड पाया जाता है, निकोटीन, ठीक है। और ये निकोटीन हमारे ब्लड में घुल मिल के हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, स्पेशली आर्टरीज, इसको और ज्यादा, इसकी जो वॉल है इसको सिकोड़ देता है, जिससे कि अंदर का लुमेन और कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और इससे बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हाइपरटेंशन वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, ना तो स्मोकिंग ना च्यूइंग, ठीक है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है, उनमें जो फीटल डेवलपमेंट है उसमें बाधा आती है। कई बार बर्थ के समय बच्चे के में अंग विकार हो सकता है, ठीक है कि नहीं, तो उनको ये नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तंबाकू को जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों ही प्रकार की स्मोकिंग हार्मफुल है। एक्टिव स्मोकर वो होते हैं जो डायरेक्टली इसको स्मोक कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, सिगरेट या बीड़ी के माध्यम से। एंड पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो एक्टिव स्मोकर्स के अगल बगल में बैठे हैं और उनके द्वारा एक्सहेल की गई जो फ्यूम्स हैं उसी को वापस वो इनहेल करते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो निकोटीन जो है जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो वह हमारे लंग्स के अंदर ये एक चिपचिपा गाढ़ा टार टार होता है, डामर जैसा सब्सटेंस बना देता है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर भरने लगता है, और इससे हमारे लंग्स का जो अंदर खाली जगह, खोखली जो कैविटी है जिसमें हवा भरती है, वो कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इससे ब्रीदिंग कैपेसिटी घटती है, सांस जल्दी फूलेगा। क्लियर है? चलिए, देन इसके बाद इससे लंग कैंसर भी होता है। क्लियर? जो पर्सन तंबाकू को स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग के दौरान क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है इनकम्प्लीट कंबशन से, पूरी तरह से तंबाकू जलता नहीं है, कम एयर के प्रेजेंस में सुलगता है धीरे धीरे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और जब पर्सन इसको हमारे लंग्स में खींचता है तो वहां से लंग्स में ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी क्या है, थोड़ी बहुत हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के शरीर तक पहुंच जाती है, जो एक साइलेंट किलर है, जहर के जैसा है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है उसको घटा देता है, और टिश्यूज तक ऑक्सीजन क्या है, नहीं पहुंच पाएगी, तो टिश्यूज क्या होते हैं, मरने लगते हैं, इसी को सियानोसिस भी कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग रिजल्ट कर सकता है, ठीक है। और एक अनुमान के मुताबिक पूरा जो संसार है उसमें लगभग हर वर्ष 60 लाख लोग जो है वो क्या है, तंबाकू के यूज के कारण मारे जाते हैं। तो अभी जो करंट वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है कोरोना, उसमें भी इतने लोग नहीं मरे हैं जितने कि ये हर साल तंबाकू जो है उसके कारण मौतें होती है। तो बहुत ही ये बुरा प्रोडक्ट है, इसको यूज करने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए, ठीक है। आपके घरों में भी अगर कोई बुजुर्ग लोग इसको यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उनको समझाएं ये यूज इसका अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, ठीक। चलिए, अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ओपीएम के बारे में जान लेते हैं। ओपीएम मतलब अफीम क्या होता है और इसके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होते हैं, ठीक। साइंटिफिक नेम जो है इस प्लांट का, अफीम के प्लांट का, वो है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। कॉमन भाषा में इसको हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं। छोटा सा प्लांट है, 3-4 फीट का हाइट का होता है, 4-1 फीट का, और इसके ऊपर एक सिंगल बड़ा फ्लावर लगता है, बाद में वो एक फल का रूप ले लेता है, और वो जो कच्चा फल होता है उसी में एक छोटा सा हम कट लगा देते हैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और कट लगाने के बाद में उसमें दूध जैसा मिल्की व्हाइट लेटेक्स निकलता है, और इसी को सुखा करके पाउडर बना लिया जाता है, और इसी से कई प्रकार की जो है ड्रग्स निकाली जाती हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो इसमें जो ड्रग्स निकलती हैं वो एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। इनमें से कुछ ड्रग्स के मैं नाम स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये क्या है, पेपेवराइन, ये इसके नाम से ही लिया गया है, पेपेवर से पेपेवराइन, और सोमनीफेरम से भी लिया गया है, क्लास में जो लिखा है सोमनीफेरिन। उसके अलावा मॉर्फिन है, कोडीन है, एफिड्रिन, कोकेन, हेरोइन, ये कुछ हमारे क्या है, एल्कोलॉइड ड्रग्स हो गई। और ये अधिकतर जो है ये एनाल्जेसिक्स बनाने के काम आती है। एनाल्जेसिक वो दवाइयां होती हैं जो पेन किलर होती हैं, मतलब जो दर्द निवारक दवाइयां होती है, उनमें किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत कंटेंट इनका डलता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो ये अफीम है, ओपियम, इसके कंजम्पशन से स्वास्थ्य पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए डिप्रेसेंट का काम करता है। इट एक्ट्स एज ए डिप्रेसेंट फॉर नर्वस सिस्टम, इसको स्लो डाउन कर देता है, इसको एक्टिव नहीं रहने देता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, पर्सन बहुत ही लेजी, स्लगिश ऐसा महसूस करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लो महसूस करेगा।
देन उसके बाद इट प्रोड्यूसेस ए फॉल्स सेंसेशन ऑफ मेंटल कामनेस एंड वेलबींग। पर्सन को झूठ मूठ का ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, उसको मानसिक शांति मिल गई है, बट वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ समय तक के लिए उसको भ्रम हो जाता है, बट वास्तविकता ऐसी नहीं होती। जीवन की परेशानी उसको नेक्स्ट डे झेलनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जब नशा कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इट लीड्स टू मेंटल स्लगिशनेस। स्लगिशनेस होता है स्लोनेस, दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, बीमारियों से फाइट करने की जो नेचुरल रेजिस्टेंस पावर है वो भी काफी घट जाती है। कोई ना कोई इन्फेक्शन आए दिन लगा रहेगा। देन इट इंड्यूसेस स्लीप, पर्सन को नींद आती है इन दवाइयों को यूज करने से। ठीक है, एंड ऑफन लीड्स टू हेलुसिनेशन, और कई बार पर्सन को क्या है, भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनको भ्रम होता है। ठीक है कि नहीं क्या? देन उसके बाद इट रिड्यूसेस मेंटल कंसंट्रेशन, दिमाग जो है वो चीजों पे कंसंट्रेट ढंग से नहीं कर पाता, बार बार भटकेगा। देन इट कॉजेज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, हम पहले ही लिख चुके हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगेगी, और इससे पर्सन का जो शरीर का जो वेट है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। रिड्यूसेस बॉडी वेट। ठीक है, देन उसके बाद कॉजेज नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स होता है रात को डरावने सपने आते हैं, इसका कंटिन्यूस यदि कोई पर्सन यूज करता है, खासकर बच्चों में ऐसा देखा गया है। ठीक है, एंड इट्स यूज मेक्स द पर्सन अडिक्ट, पर्सन को क्या है, इसकी आदत लग जाती है, और उसके बाद एक बार आदत लग गई तो हर नेक्स्ट टाइम जब उसको यूज करेगा ओपियम, तो उसकी मात्रा उसको ज्यादा ज्यादा लगने वाली है सेम असर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और इससे जो है सीरियस जो है डिटीरियरेशन या डैमेज होता है, एक मानसिक हेल्थ को भी और एक शारीरिक जो हेल्थ है उसको भी। तो इट डैमेजेस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे हमारे समाज में, भारतीय समाज में ओपियम का जो यूज है, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत होता है, तो उसके यूज से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो देखते हैं वन बाय वन। चलिए, तो सबसे पहला हम काम क्या कर सकते हैं, जो लोग इनका यूज करते हैं उनको हमको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। हमको क्या है, जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि इसका यूज से क्या क्या स्वास्थ्य को हानियां होती हैं। द इग्नोरेंट एंड इलिटरेट पीपल ऑफ विलेजेस डू नॉट नो द सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओपियम कंजप्शन, तो उनको क्या है, स्वास्थ्य पे होने वाले जो परमानेंट नुकसान है उसके बारे में इनको पता नहीं होता, तो उनको बताना जरूरी है। ठीक है, तो इससे वो इससे दूर रहेंगे। इट इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस एंड प्रोड्यूसेस ए फॉल्स एंड आर्टिफिशियल सेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है, ये एक लत लगाने वाला सब्सटेंस है, और इससे जो है एक फॉल्स फीलिंग आती है। फॉल्स मतलब एक गलत धारणा या फीलिंग बन जाती है कि हम सब कुछ ठीक है, हमको अच्छा लगता है कुछ समय के लिए। ठीक है, देन इट हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो, पेन किलर इसमें भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसके कंटिन्यूस यूज से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, डल हो जाता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रह पाता, और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डल हो जाएगा। डल वैसे भूटा होता है, उसके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, मेमोरी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, और इम्यूनिटी शरीर की घट जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, कई ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे ओपियम उगाते हैं लोग, वहां पे थोड़ा बहुत ओपियम जो होता है वो कई माएँ जो होती हैं उनको अपने घर का काम-काज निपटाना है, छोटे बच्चे उनको रो के भूख से बिलबिलाते हैं, उनको तंग करते हैं, अपना घर का काम नहीं कर पाती वो, तो कई बार क्या होता है, उनको थोड़ा बहुत खाने के साथ या दूध-वूध के साथ में उनको ओपियम दे दिया जाता है। तो छोटे बच्चे क्या है, सोते रहते हैं अगले दिन बहुत लंबे समय तक, इज़िली उठते नहीं, बेहोशी की हालत में सोते हैं वो। ठीक है, और इससे क्या है, जो लेडीज हैं उनको अपने घरेलू कामकाज निपटाने का मौका मिल जाता है, बच्चों से उनको मुक्ति मिल जाती है कुछ समय के लिए। क्लियर है? तो लेकिन इससे बच्चों के स्वास्थ्य को परमानेंट डैमेज होता है, तो ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद कई जगह पे जो फार्मर्स हैं जो कि ओपियम को उगाते हैं, तो उसकी प्रॉपर विजिलेंस होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी ओपियम उगे फील्ड्स में वो लोग इधर उधर ना करें, उसको मिसयूज ना करें, और सीधा सीधा वो जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको अवेलेबल करा दी जानी चाहिए पूरी की पूरी दर्द निवारक दवाइयों को बनाने के लिए। तो इसकी विजिलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इसको इलीगली इसकी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग इसके एडिक्ट आदि हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं नशे के, उनको एक अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, पुनर्वास जो केंद्र होते हैं वहां पे उनको उचित डॉक्टर से सलाह वगैरह लेनी चाहिए, और प्रॉपर उनको जो भी वो मेडिकेशन वगैरह देते हैं उसको यूज करके इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी हमारे देश में अवेलेबल लॉज हैं उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए, जिससे कि क्या है, जो ओपियम है, अफीम, उसकी इलीगल ट्रेडिंग, स्मगलिंग, बिक्री, यूज हमारी सोसाइटी में इस पे क्या है, रोक लगाई जा सके। ठीक है, तो
इस ये सब करके क्या है, हम हमारे समाज को ओपियम मुक्त रख सकेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा इंटॉक्सिकेंट है अल्कोहल। देखेंगे इसके कंजम्पशन से क्या नुकसान होते हैं स्वास्थ्य को। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो है C2H5OH। ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2 कार्बन का। कॉमन भाषा में इसको हम इथेनॉल या फिर इथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इसके सेवन से क्या नुकसान होते हैं स्वास्थ्य को, वो देखते हैं। अगर कोई पर्सन रेगुलरली इसका यूज करता है तो क्या होता है, इसको पीने के बाद में, अल्कोहल यूज करने के बाद में ड्राउजीनेस, चक्कर आएंगे, वो उसको अपने सेंसेस को नहीं रख पाता वो। एंड इट कॉजेस इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन, उसका जो सामंजस्य है, शरीर जो यूनिफाइड वे में गतिविधियां करता है वो सब बिगड़ जाएगा, तालमेल नहीं रह पाएगा उसकी एक्टिविटीज में। ठीक है, इट मे रिजल्ट इन इनकोहेरेंट स्पीच, जीभ साथ छोड़ देती है तो वो स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाता है, कुछ भी बड़बड़ाएगा, सामने वाले सुनने वाले को समझ में नहीं आता। एंड स्टैगरिंग गेट, गेट होता है चाल चलन, चलने का जो तरीका होता है। ठीक है, तो लड़खड़ा के चलेगा, स्टैगर करना मतलब लड़खड़ाना, कहीं पे भी गिर जाएगा इधर उधर। ठीक है, तो ये हमारा पहला नुकसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इथेनॉल जो है कंजम्पशन के बाद में, पीने के बाद में, ये सीधा लीवर पहुंचता है और लीवर में जाकर के एक पॉइजनस, एक जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। उसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये भी एक 2 कार्बन का ही कंपाउंड है। और ये एसिटल्डिहाइड क्या करता है, लीवर के जो सेल्स हैं, लीवर लोब्यूल्स हैं, उनके नॉर्मल फंक्शन में बाधा डालता है। लीवर के जो सेल्स हैं उनका एक मेन काम होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अब जो ये लीवर सेल्स हैं, इस एसिटल्डिहाइड के कारण क्या होता है, अपना ये नॉर्मल कामकाज, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को छोड़ देते हैं, एक नया ही काम करने लगते हैं, स्टोरिंग ऑफ फैट्स। तो ये जो चर्बी है उसको जमा करने के ये सेंटर्स बन जाते हैं, और इससे जो बहुत सारा फैट चर्बी है लिवर सेल्स में जमा हो जाएगी तो वो फूल जाते हैं। और ये जो कंडीशन है जिससे कि लिवर सेल्स डैमेज होते हैं और लिवर का कामकाज में बाधा आती है, इसी को हम बोलते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम या फिर लिवर सर्होसिस। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स का आता है कई बार एग्जाम में। लिवर सर्होसिस क्या होता है और उसका मेन कारण क्या है, किस कंपोनेंट के कंजम्पशन से ये होता है, तो इथेनॉल से। ठीक है, चलिए इसके बाद है इट इंक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन टाइम विच लीड्स टू डिलेड ब्रेकिंग बाय ड्राइवर्स। ड्राइविंग के समय कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उस समय अगर ड्राइवर जो होता है अल्कोहल यूज कर लेता है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन टाइम है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ब्रेक जो होता है समय पे नहीं लगा पाता, अगर रोड पे कोई क्रॉस कर रहा है देख कर भी समय पे लगा नहीं पाता, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं और इससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ठीक, उसके बाद इससे क्या है, रेगुलर जो शराब का सेवन करता है उससे क्रिमिनल टेंडेंसीज, जो क्रिमिनल जो, या एक तरह से बोलते हैं क्राइम के प्रति जो होती है ना लोगों की इच्छा, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे क्या है, पर्सन जो होता है अधिकतर अपने आप को किस में लिप्त कर लेता है, असामाजिक गतिविधियां जो होती हैं, चोरी डकैती क्राइम, इसमें इन्वॉल्व होने लगता है। तो जो क्राइम करने की जो टेंडेंसी है वो जाग उठती है पर्सन के अंदर। ठीक है कि नहीं? देन इट कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ सोशल स्टेटस, जो पर्सन का सामाजिक जो स्टेटस है, समाज में जो रुतबा है, उसको बहुत ज्यादा धक्का लगता है। शराब पीने वाले पर्सन की समाज में कोई इज्जत नहीं करता है। ठीक है, देन इट लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड ब्रेकिंग ऑफ फैमिलीज। कई ऐसे परिवार है जहां पे क्या है, जो घरेलू हिंसा होती है, वो उसकी जो मेन जड़ है वो ये शराब का सेवन ही होता है। एंड इससे कई छोटे जो परिवार, कई जो परिवार है उसमें दरार आ जाती है, परिवार बिखर जाते हैं शराब के कारण, शराब सेवन के कारण। ठीक है, और कई ऐसे हमारे जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो इस चीज का, इस कमोडिटी का यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी महंगा शौक है, तो इससे क्या होता है, उनको जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ता है। उनके घर के जो मेंबर्स है, छोटे बच्चे हैं, उनको जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित रहना पड़ सकता है। तो ये सारे क्या है, नुकसान है अल्कोहल पीने के। क्लियर? चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स, शॉर्ट में इसको बीएमआई के कह सकते हैं। ठीक है, एब्रीविएशन इसका जो है। ठीक है, क्या होता है ये बीएमआई, किसी भी पर्सन का जो होता है वो उसके मास का उसकी हाइट के स्क्वायर के साथ रेशियो होता है, मास डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। यहाँ मास हमको लेना है केजी में और जो हाइट है वो लेना है हमको एसआई यूनिट मीटर में, दोनों की एसआई यूनिट लेनी है। ठीक है कि नहीं? क्या सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ पर्सन टू द स्क्वायर ऑफ हिज हाइट, मास केजी में और हाइट मीटर में। ठीक है, अब बीएमआई की वैल्यू से पता क्या लगेगा, समझते हैं।
तो इसकी जो नॉर्मल रेंज, डिजायर्ड रेंज जो कि होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 18.5 से 18.5 से 25 के बीच में। अगर इसके बीच में है किसी पर्सन का बीएमआई, तो मतलब वो स्वस्थ है, ठीक है, ठीक है। अभी अगर किसी पर्सन का बीएमआई 25 या 18.5 से भी नीचे गिर जाता है, इसका मतलब वो पर्सन क्या होता है, अंडरवेट होता है और अंडर नरिश्ड है, तो उसको अच्छा और ज्यादा खाने पीने की आवश्यकता है, उसका शरीर का जो वजन है रिक्वायरमेंट से कम है। और यदि किसी का बीएमआई 25 से 30 के बीच में है, 25 से ऊपर है लेकिन 30 तक ही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ओवरवेट है या एक तरह से है उसकी मोटापे में, मोटापा ग्रहण करने की जो कंडीशन है उसका स्टार्टिंग हो गया है, समझ में आ गया, मोटापे की ओर वो अग्रसर हो गया है, ठीक है। देन उसको अपने डाइट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर बीएमआई 30 से भी ज्यादा हो जाता है, 30 से भी ज्यादा हो जाएगा, देन इट मींस वो ऑलरेडी मोटापे का शिकार हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना अपना ये बीएमआई चेक कर सकते हैं, सब अपनी हाइट नाप सकते हैं, मीटर में ले लेंगे उसको, मास को केजी में ले लेंगे, रेशियो निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे कौन किस कैटेगरी में आता है। लेट मी नो क्या आपका बीएमआई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला, नारू एक डिजीज है जो कि दूषित पानी के पीने से हो जाती है। तो ये जो नारू है, दूषित पानी में एक वर्म पाया जाता है जिसको हम गिनिया वर्म कहते हैं, और ये गिनिया वर्म को कैरी करता है एक फ्लिया जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, एक छोटा सा क्या है जीव है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये तो उसका कैरियर है और इसके शरीर में क्या है, इसके अंडे पाए जाते हैं, और अगर हम इस दूषित पानी को पी लेते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इससे नारू डिजीज होती है, ठीक है कि नहीं, पैर में घाव वगैरह हो जाता है, ये जब वर्म हमारे पैर के थ्रू बाहर निकलता है मसल्स को चीर करके, ठीक। तो जो राउंड वर्म है, ये फाइलम निमेटोडा राउंड वर्म्स जो है उसका ये सदस्य है, इसका साइंटिफिक नेम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। और नारू को शॉर्ट में हम GWD गिनिया वर्म डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। तो एक छोटा सा ये स्पेलिंग्स पे गौर कर लेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। चलिए अब हम देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार क्या है, कुछ इंटॉक्सिकेंट्स का यूज करने लग जाते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य को क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो छोटे बच्चे भी यूज कर जाते हैं अनजाने में, क्लियर। चलिए कुछ कॉमन इंटॉक्सिकेंट जो होते हैं, जो बच्चों को इजीली मिल जाते हैं घर पे, कुछ चीजों में ये ऑलरेडी होते हैं और अनजाने में उसको यूज करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, तो ये क्या क्या चीजें आती है इसमें, स्प्रे पेंट्स आ जाते हैं, पेंट्स की खुशबू कई बार बच्चों को पसंद आ जाती है तो उसको सूंघते हैं बच्चे, पेट्रोल की खुशबू कईयों को पसंद है, नेल पॉलिश के अंदर एक सॉल्वेंट यूज होता है एसीटोन, ठीक है, या नेल पॉलिश रिमूवर जो है तो उसके अंदर भी एसीटोन होता है, तो ये एसीटोन को सूंघना कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, नेल पॉलिश लगा करके सूंघने लगते हैं, ठीक है। व्हाइटनर जो होता है उसके अंदर जो सॉल्वेंट आता है उसकी स्मेल कईयों को अच्छी लगती है, परमानेंट मार्कर जो होता है उसके अंदर सॉल्वेंट आता है उसकी स्मेल, ठीक है। कई इरेजर आते हैं छोटे बच्चों के, कलर्ड सेंटेड इरेजर, मिटाते हैं और उसको सूंघते हैं बच्चे, ठीक है। करेक्शन फ्लूइड आते हैं, व्हाइटनर जो है जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कई प्रकार के गोंद आते हैं, जिससे कि हम क्या जूते का जो तलवा वगैरह चिपकाते हैं ना शू सोल पेस्टिंग के लिए, उसमें कई तरह की स्मेल होती है, फेविक्विक है उसमें स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग, अल्कोहल में स्मेल होती है, बूट पॉलिश में स्मेल होती है, तो ये अलग अलग प्रकार की, केरोसिन है फॉर एग्जांपल, तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, ये सभी के सभी वेपोराइज होकर के हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं छोटे बच्चों के, और ये एक तरह से क्या है इंटॉक्सिकेंट्स का काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज आर वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब दे कैन इजीली चेंज इनटू वेपर्स, और जब ये बच्चे इनको इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, तो उनको कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। क्या परेशानियां हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को क्या है, फ्राइटफुल ड्रीम्स, नाइटमेयर्स, बुरे बुरे डरावने सपने आते हैं इनके रेगुलर यूज के कारण। उसके बाद देयर इज अ डैमेज टू लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लिवर, लंग्स को नुकसान पहुंचता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहां जहां से पूरा जो श्वास नली है पूरी, जहां जहां से पैसेज है रेस्पिरेटरी, जहां से हम सांस लेते हैं, उस पूरे ट्रैक्ट को, पैसेज को नुकसान पहुंचता है, साथ में लिवर भी प्रभावित होता है। मेंटल डिसऑर्डर, दिमागी जो है वो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है और इससे जो है याददाश्त ये भी काफी कमजोर हो जाती है, क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और एक और हमारा लास्ट सेशन आएगा जिसमें हम चैप्टर की बची कुछ जो चीजें हैं उसको हम डील करेंगे, ओके। सो सब लोग नोटबुक में इन सभी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।